नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube में आजकल इंडियन पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, जिसमें अभी तक 8 लेक्चर आ चुके हैं। इन 8 लेक्चरों में हम अभी तक आपको संविधान के भाग 1 से लेकर भाग 3 तक, यानी संघराज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया और फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। और उसी के बेस्ड पे ये एमसीक्यू सीरीज़ हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में, जब भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की मांग उठने लग गई थी। तो 1953 में यहाँ पे एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। और उसके बाद राज्यों को पुनर्गठित किया गया। उस समय बनाए गए 14 राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए गए? 6 बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? नोट करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है यहाँ पे? वो है आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। यानी कि यदि राज्य आपके मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, अल्पीकरण करता है, तो आप डायरेक्ट किसके पास जा सकते हो? न्यायालय में आप जा सकते हो, वहाँ पे अपनी दलील रख सकते हो। इसीलिए मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? न्यायालय को कहा जाता है। तो मूल अधिकार क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय है। न्यायालय को अधिकार है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को राज्य क्या करता है? अल्पीकरण करता है या हनन करता है, तो न्यायालय क्या करता है? मतलब कुल मिला के उस डिसीजन में जो राज्य ने लिया है, उस डिसीजन में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। तो न्यायालय में कौन परिवर्तन है यहाँ पे? वो है आपके मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ये जो मामला है चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मामला, जब इसके बारे में निर्णय आया तो अनुच्छेद 15 में एक संशोधन किया गया, अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इस 15(4) में क्या उल्लेख मिलता है? आपको बताया गया है ये। इसमें उल्लेख मिलता है कि राज्य के द्वारा जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, यदि राज्य इनके उत्थान के लिए कुछ योजनाएं लागू करता है या कुछ विशेष इनके लिए क्या करता है, इनके उत्थान के लिए करता है, तो वो समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। तो कुल मिला के भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि इनके साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए, इनके उत्थान के लिए, ये जो क्या है, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, इनके उत्थान के लिए यदि राज्य कोई क्या करता है? उपाय करता है, तो इसको हम क्या नहीं मानेंगे? समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के जो चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमा था, वो संबंधित था आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। और इसी मामले के बाद अनुच्छेद 15(4) यहाँ पे जोड़ा गया है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार यह है आपके अनुच्छेद 14 में। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 13 में यहाँ पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार हैं, उनको अल्पीकरण करने की विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में हो गया विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो ये कहता है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण लिया गया है। देखो अनुच्छेद 14 में दो चीज़ों का उल्लेख मिलता है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समता है ये लिया गया है इंग्लैंड से, जबकि विधि के समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको जो पॉलिटी की आजकल डिटेल्स क्लास चल रही है उसमें बताया गया है, तो आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। प्लेलिस्ट में अब तक की सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप जा सकते हो जरधारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है इंडियन पॉलिटी, और वहाँ पे क्लास वाइज जैसे जैसे क्लास चली है प्रत्येक वीडियो को क्रम वाइज वहाँ पे रखा गया है, तो आप एक एक करके उन वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्न में से
किस अनुच्छेद में दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? देखो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, पहले अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन महिलाओं को कुछ विशेष जो अधिकार दिए जाते हैं उस हिसाब से वो तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के समानता के अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15(3) कहता है कि यदि राज्य क्या करता है, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करता है तो वो समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत, तो अस्पृश्यता का अंत ये किस अनुच्छेद में है आपका? ये है अनुच्छेद 17 में। बी ऑप्शन हो जाएगा 7 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फजल अली आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में, और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था 1956 में। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बलात् श्रम पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखो बलात् श्रम का मतलब है यहाँ से कि किसी के भी इच्छा के विरुद्ध काम कराना, तो यानी आप किसी के इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराते हो तो वो क्या है, उस पर प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया है। तो बलात् श्रम पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर। देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण देता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 क्या देता है? ये कहता है गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। 23 हो गया यहाँ पे बलात्श्रम हो गया, मानव दुर्व्यापार हो गया, इसका प्रतिषेध। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये सारे अनुच्छेद यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 25 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? अनुच्छेद 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 में निम्न से किसका उल्लेख नहीं है? धर्म का अंतःकरण, धार्मिक प्रचार की, धर्म का आचरण या धर्म परिवर्तन। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता है, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म का परिवर्तन इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में नहीं मिलता है। धर्म का परिवर्तन आप यदि किसी से जबरदस्ती क्या करा रहे हो, धर्म का परिवर्तन करा रहे हो, तो इस चीज़ का निषेध है, इस पर प्रतिषेध लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जिस धर्म को क्या करना चाहता है, अंतःकरण करना चाहता है, जो भी धर्म उसको अच्छा लगता है उसको मानना चाहता है, तो उसको उसमें बिल्कुल छूट दी गई है। तो ये तीन जो यहाँ पे ये दिए गए ना, धर्म का अंतःकरण, धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता और धर्म का आचरण, ये तीन स्वतंत्रताएं दी गई है आपको धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? जैसे मैंने आपको बताया कि पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? राज्य पुनर्गठन आयोग जैसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 1953 में इसका गठन किया गया था। तो इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली जो इसके अध्यक्ष थे, HN कुंजरू और KM पाणिकर। तो इस कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। A, B और ये D जो ऑप्शन है, ये तीनों राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग के क्या थे, सदस्य थे। फजल अली हो गया, HN कुंजरू हो गया और KM पाणिकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति जिसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। तो इसमें N माधव राय ये भी इसके सदस्य थे, डॉक्टर KM मुंशी ये भी इसके सदस्य थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी इसके सदस्य थे। यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। BN राव जो कि प्रारूप समिति के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। BN राव कौन थे? वो थे आपके संवैधानिक सलाहकार, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था,
लेकिन इस प्रारूप के लिए इस पर डिस्कशन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। ये इसके क्या नहीं थे, ये इसके सदस्य नहीं थे, ये एक संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 में कांग्रेस ने क्या किया, संविधान के निर्माण की मांग के लिए प्रस्ताव पारित किया था 1936 में। जबकि कांग्रेस ने मांग कब की, संविधान सभा के गठन की 1935 में, और 1936 में इन्होंने क्या किया, प्रस्ताव पारित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन 1946, इसी के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे सही आंसर, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आई, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखे जाने थे? 389, यानी इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। 389 में इसमें 15 महिलाएं थी, ये इंपॉर्टेंट है। इन मतलब टोटल की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना के तहत टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। इन 389 सदस्यों में से 296 ये थे आपके ब्रिटिश भारत से, और साथ ही साथ जो 93 सदस्य थे ये कहाँ से, ये थे देसी रियासत से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 16 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, यानी उपरोक्त तो सभी। तो ये डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब क्या है, जो मूल संविधान सभा है, जब संविधान सभा का गठन किया गया उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। इसमें 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से, लेकिन ब्रिटिश भारत में भी दो प्रकार का ब्रिटिश भारत था उस टाइम। एक थे ब्रिटिश प्रांत और एक था कमिश्नरी क्षेत्र, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र। तो ब्रिटिश प्रांत से लिए जाने थे 292 सदस्य और 4 सदस्य लिए जाने थे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से। तो 292 और 4 यानी ब्रिटिश भारत से कितने हो गए थे? 296, और 93 प्रतिनिधि या सदस्य लिए जाने थे देसी रियासतों से, यानी इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। टोटल हो जा रहे हो 389। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? देखो, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मतलब जब वो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे तो वो हुए थे पश्चिम बंगाल से। लेकिन जैसे कि आपको बताया गया है इसका फर्स्ट पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर में, कि क्या हुआ था कि उस टाइम जो पश्चिम बंगाल जिस क्षेत्र से वो आए थे वो बाद में कहाँ चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में, क्योंकि बाद में उसका विभाजन हो गया था भारत पाकिस्तान का। तो वो जो आज का क्या है बांग्लादेश है, उस क्षेत्र से ये निर्वाचित होकर आए थे, यानी वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। लेकिन इनकी बहुत ज़रूरत थी किसमें? संविधान सभा में। तो इसलिए यहाँ पे फिर से इनको मुंबई प्रेसिडेंस से सदस्य बनाया गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो निर्वाचन इनका कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई, और इसी दिन पहली बैठक भी हुई। और इसमें अगर हम कुल सदस्यों की बात करें तो 207 सदस्य इस पहली बैठक में उपस्थित हुए थे, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थी। और संविधान सभा जो पहली बैठक थी, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच एस बेग या टी टी कृष्णामाचारी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। एच बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा के प्रारूप या जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति या इसका गठन कब किया गया? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इस प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो वो थे इसमें 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जो आज की उद्देशिका है संविधान की जो प्रस्तावना है वो मूल रूप से यही उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि 13 दिसंबर
1946 को किसके द्वारा पारित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और उसके बाद इसको क्या किया गया, इसको स्वीकृत कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। देखो ये दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से बाद में क्या बनी, हमारी प्रस्तावना बनी। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति किसको कहा जाता है, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, मसौदा समिति भी कहा जाता है। तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, मोहम्मद सादुल्ला ये भी इसके सदस्य थे, के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे, ए के अय्यर ये भी इसके सदस्य थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। कुल मिलाकर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो टोटल थे 389 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य वो कौन थी, महिलाएं थी। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो केवल एक बार अब तक संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। कब किया गया है, 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, और अखंडता। ये 3 शब्द, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष आप कह सकते हैं, और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। यानी सिर्फ केवल एक बार अभी संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो गणतंत्र, हमारा भारत का एक गणतंत्र राष्ट्र है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, जहां अध्यक्ष क्या ना हो, वंशानुगत ना हो। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, वंशानुगत नहीं है, बल्कि उनका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो यहाँ पे वंशानुगत यानी वंश से चला आ रहा है। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो वंशानुगत होते थे, राजा का बेटा फिर राजा बनता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो अध्यक्ष होता है राष्ट्र का वो क्या होता है, निर्वाचित होकर आता है। इसलिए भारत क्या एक गणतंत्र राष्ट्र है। डी ऑप्शन हो जाएगा 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर जोड़े गए हैं। तो अभी आपको ऊपर बताया 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब किया गया, 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बिल्कुल ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये तो सही होना चाहिए। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऐसे ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 में आया था। ये बेरोबारी संघ मामला है 1960 का। उसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। यानी निम्न में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है। निम्न में से कोई कथन ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में उल्लेखित है कि जो हमारा संसद है, जो संसद है देश का, वो क्या कर सकता है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार उसे दिया गया है अनुच्छेद 11 के तहत। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आपके मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ संचालन समिति के भी ये अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ये आपके संघ समिति जो संघ शक्ति समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे, और संघीय संविधान समिति इसके भी ये अध्यक्ष थे। और बी आर अम्बेडकर
ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। तो यानी कोई व्यक्ति यदि भारत के बाहर जन्मा हो तो वो किस प्रकार से भारत का नागरिक हो सकता है, ये आपको बताना है। पिता भारत का नागरिक हो, बी ऑप्शन है माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, और सी ऑप्शन यहाँ पे माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, साथ ही एक जन्म के वर्ष के भीतर यानी जन्म के वर्ष के भीतर 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण किया हो, और डी ऑप्शन होता है यहाँ पे 7 वर्षों तक भारत में रहने के बाद पंजीकरण किया हो। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में तो यदि सिर्फ पिता क्या है भारत का नागरिक है तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। उसके बाद 1992 में संशोधन किया गया इसमें, और कहा गया कि माता और पिता में से कोई एक होना चाहिए जो भारत का नागरिक हो, और फिर संशोधन किया गया और वर्ष 2004 से ये लागू किया गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण भी उसको कराना होगा भारत की नागरिकता के लिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। यदि भारत के बाहर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो इस ऑप्शन के आधार पर बन सकता है भारत का नागरिक। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे बालाजी राघवन विवाद 1954 का संबंध है। छुआछूत के अंत से, पिछड़ी जाति की विशेष प्रावधान के लिए, या आपका संपत्ति के अधिकार से, या उपाधियों के अंत से। तो बालाजी राघवन विवाद 1954 ये आपका संबंध है अनुच्छेद 18 से, और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो मामला था बालाजी राघवन विवाद 1954 का, ये मामला था आपका जो अनुच्छेद 18 के तहत जो क्या किए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे आपके भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, तो इनसे संबंधित था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम ये दे रहे हैं पद्म विभूषण, आपके भारत रत्न, पद्म भूषण हो गया, ये क्या है, ये पुरस्कार है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये क्या है, पुरस्कार है। तो इसीलिए जो बालाजी राघवन विवाद था 1954 का, ये था आपका उपाधियों के अंत से संबंधित, यानी अनुच्छेद 18 से संबंधित था ये बालाजी राघवन विवाद 1954। बाकी काफ़ी डिटेल्स में आपको इनके बारे में, जो इंडियन पॉलिटी की हमारी क्लास चलती है उसमें काफ़ी डिटेल्स में प्रत्येक चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है काफ़ी डिटेल्स में, तो उन वीडियो को आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 34 है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जो निजता का अधिकार है ये है आपका अनुच्छेद 21 में, यानी प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार का उल्लेख किस में मिलता है, अनुच्छेद 21 में मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है अनुच्छेद 19, इसमें आपको 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता से संबंधित। अनुच्छेद 20 ये आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 हो गया प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का ये संरक्षण देता है, जिसमें निजता का अधिकार हो गया आपका, जीवन रक्षा का अधिकार, ये सभी इसी में सम्मिलित हैं। विदेश में यात्रा करने का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 21 में, बहुत सारे इसमें ऐसे अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 23 ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 21A जो अनुच्छेद है ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया ये संविधान संशोधन, वर्ष 2002 में। और अनुच्छेद 21A कहता क्या है, ये कहता है 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, और ये इनका क्या होगा, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देना उनका मौलिक अधिकार है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 21A में, जिसको जोड़ा गया है संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के अनुच्छेद 25 से कितने तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 25 जिसमें धर्म को अंतःकरण हो गया, धार्मिक प्रचार और आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये देता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है यहाँ पे कि जो धार्मिक आवृत्ति हेतु जो कर संदाय है तो उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है, यानी किसी भी धार्मिक मामले में धार्मिक यात्रा से संबंधित आपसे कर नहीं लिया जाता है। और जो अनुच्छेद 28 है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का ये अंतिम अधिकार है, ये कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा हो गया या धार्मिक उपासना, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 28 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद के तहत धर्म या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30(1). अनुच्छेद 30(1) के तहत जो अल्पसंख्यक लोग हैं हमारे देश में, 6 धर्म क्या है, अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। तो इन 6 धर्मों को, यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं,
इनको धर्म या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रबंधन कर सकने की स्वतंत्रता कौन देता है? वो देता है अनुच्छेद 30(1), यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 37 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो अनुच्छेद 19 में ये आपका संबंध है स्वतंत्रता के अधिकारों से, और इसमें 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। काफ़ी डिटेल्स में इनके बारे में बताया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा 36 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, अभी आपको ऊपर बताया, और यह है केवल भारतीय नागरिकों को। सी ऑप्शन हो जाएगा केवल भारतीय नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। देखो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो मूल अधिकार हैं, इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 29 हो गया, सॉरी 19, और अनुच्छेद 29 हो गया, और अनुच्छेद 30। 15, 16, 19, 29, 30 सीधे आपको ध्यान रखना है। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ जिनके पास भारतीय नागरिकता है, जो केवल भारतीय नागरिक हैं, उन्हीं को ये अनुच्छेद मतलब उन्हीं से संबंधित अनुच्छेद, उन्हीं को ये फंडामेंटल राइट्स, जो उन अनुच्छेदों में फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये सिर्फ किसके लिए? जो भारतीय नागरिक हैं, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 39 का सही आंसर, क्योंकि अनुच्छेद 19 इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं जो कि केवल किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद जो 19 है वो है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों ये हो गया इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का जो आज फर्स्ट सेट था। इसमें टोटल हमने 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की, और ये 40 क्वेश्चन इनके बारे में हम पहले ही जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है उसमें काफ़ी डिटेल्स में इनके बारे में बता चुके हैं हम। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से आने चाहिए, और अच्छे से काफ़ी डिटेल्स में हमने वो इंडियन पॉलिटी जो क्लास चल रही है काफ़ी अच्छे से उसमें पूरी डिटेल्स के साथ आपको हर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे उस सीरीज़ के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ आप जुड़ सकते हो, और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ उपलब्ध कराई गई हैं, आप जब मर्जी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।